रसायन विज्ञान क्लास 12 यानी कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास हमारी जो है लगातार शाम 7 बजे होती है। इसमें हम थ्योरी और न्यूमेरिकल के ऊपर अच्छे से चर्चाएं करते हैं। यदि आप हर शाम 7 बजे ये क्लास अटेंड करते हैं तो आपको किसी की विद्या नोटबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कंसेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बाद में आप की तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परासरण क्या होता है, परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो इस चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसी के साथ ही साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो क्या करते हैं, परासरण क्या होता है। सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है परासरण, उसके बाद में परासरण दाब। तो परासरण सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद में सीखेंगे परासरण दाब किसे कहा जाता है। तो परासरण क्या है इसके बारे में सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी शुद्ध विलायक में क्या लिखते हैं, किसी शुद्ध विलायक आगे क्या आता है, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में क्या होता है, अथवा एक तनु विलयन से, अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में क्या होता है, सांद्र विलयन में अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा, अर्ध परागम्य झिल्ली से क्या करते हैं, अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। अर्थात हम क्या कहते हैं, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। हमारे पास में इसकी एक और परिभाषा आपके लिए है, और जो आपको सरल लगती है, सही लगती है, उसको आप अपनी कॉपी से पेन के द्वारा नोट करिए। और आप पेन और कॉपी का प्रयोग करते तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो दूसरी परिभाषा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, इसको पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। चाहे ये लिख सकते हैं या दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो क्या कहती है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध परागम्य झिल्ली में से प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है। जो आप ये चित्र अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चित्र में क्या है, एक तरफ विलायक के अणु विलय के अणु, ठीक है, और दूसरी तरफ विलायक है। तो बीच में अर्ध परागम्य झिल्ली है। इसमें क्या होता है कि इसमें यही होता है कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध परागम्य झिल्ली से प्रवाह होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं परासरण दाब किसे कहा जाता है। तो परासरण की हमने दोनों परिभाषाएं देखी।
अब हम लोग दाब के ऊपर चर्चा करेंगे, इस दाब लगाने से क्या होता है। ठीक है, तो परासरण दाब, परासरण दाब, अब दाब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो परासरण दाब है, तो इसमें क्या होने वाला है, इसकी भी परिभाषा एक अलग से होती है। किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के, उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है, बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है, माना जा सकता है। उसके बाद में जिसे विलयन पर, जिसे विलयन पर, जिसे विलयन पर आरोपित करने पर, आरोपित करने पर, आरोपित करने पर, आरोपित करने पर क्या होता है, परासरण की क्रिया रुक जाती है। क्या होता है, परासरण की क्रिया जो होती है रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो हम लोग एक बार परिभाषा को फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखते हैं, नई लाइन से लिखना है, परासरण दाब को, परासरण दाब को पी या पाई से, पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, चाहे पी से या पाई से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले देखते हैं इसका जो परासरण दाब का सूत्र होता है वो किस तरीके से बनता है। उसके बाद में आगे की चीज़ें क्या होती हैं सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटाने का प्रयास करेंगे, मिटाएंगे, उसके बाद में आगे की चीज़ें देखेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा है, परासरण क्या होता है, परासरण की परिभाषा देखी, उसके आगे परासरण दाब क्या होता है, और इसको एक बात और सीखिए, परासरण दाब को पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, जो पाई, माना कि पाई से प्रदर्शित करते हैं परासरण को, तो पाई जो है, पाई समानुपाती होती है सी के, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तो क्या है, पाई समानुपाती होती है सी के, समीकरण 1 बन जाता है। और दूसरा समीकरण क्या बनाते हैं, पाई समानुपाती होती है टी के, ये समीकरण हमारा दूसरा या सेकेंड समीकरण बन जाता है। फिर आगे क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तीसरा समीकरण बनाते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से एक तीसरा समीकरण हम लोग तैयार करते हैं। वो तीसरा समीकरण क्या होता है, पाई समानुपाती होती है सी टी के, किसके, सी और टी के,
तो ये हमारे पास में कौन सा समीकरण तैयार हो जाता है, एक तीसरा समीकरण सामने निकल के आ जाता है। फिर आगे क्या है, सी क्या है आगे बताएंगे, इसे सांद्रता कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख ही देते हैं, क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, टी या पाई, टी पी या पाई यहाँ पे परासरण दाब है, ठीक है। और हम लोग बी का यूज करेंगे। वी क्या है, बी का मतलब वॉल्यूम या आयतन होता है। उसके बाद में जो टी दे रखा है, टी का मतलब होता है ताप, और उसके बाद में आर दे रखा होगा, आर का प्रयोग होगा, आर का मतलब होगा स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सी का प्रयोग करते हैं, सी का मतलब होता है सांद्रता, ठीक है। इतने शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्थिरांक लगाएंगे, कब लगाएंगे, जो पाई समानुपाती दे रखा है सी टी के। अब हमें क्या करना है, समानुपाती के निशान को हटाना है, और जब समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सी आर टी, आर स्थिरांक का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में पाई बराबर सी आर टी का सूत्र निकल के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एक और चीज देखते हैं, वो क्या है, सांद्रता कैसे निकालते हैं। सी सांद्रता एन बटे वी होती है। सी का मतलब होता है एन बटे बी, ठीक है। तो इस सूत्र से हमें एक अगला सूत्र तैयार होता है, पाई बराबर, आगे पाई बराबर, तो आगे वॉल्यूम के लिए किस तरीके से निकालते हैं, एन अपॉन वी, ये वाला सूत्र लगा दिया सी के लिए। सी क्यों, ये कहाँ से आया, जब सी को तोड़ोगे, सी को सी आर टी लिखा है, सी को तोड़ोगे तो यहाँ से एन बटा वी आ जाता है। उसके बाद में आर लिखते हैं, आर के बाद में टी लिखते हैं। तो फाइनली पूरी तरीके से शुद्ध सूत्र ये आपके सामने निकल के आ जाता है। तो आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं, आगे की चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, मिटाते हैं, और फिर इसके ऊपर आगे की थ्योरी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि परासरण जो है, परासरण में विलायक के अणुओं का प्रवाह किस दिशा में होता है, ठीक है। विलायक के अणुओं का प्रवाह क्या देखेंगे, विलायक के अणुओं का प्रवाह, विलायक के अणुओं का प्रवाह देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र आ रहा है, और चित्र में क्या है, एक अंडा रखा है। विलायक में अंडे को डाला जाता है तो क्या होता है, तो देखिए, आसुत जल में रखा अंडा कुछ समय पश्चात फूल जाता है। आसुत जल में रखा अंडा कुछ समय पश्चात फूल जाता है। इसका कारण यह है कि अंडे के भीतर सांद्रण अधिक है तथा बाहर शुद्ध विलायक है, अतः जल के अणु अंडे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, अतः अंडा फूल जाता है। तो ये चित्र जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस तरीके से इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। अंडा डालते हैं, अंडे की जगह और कुछ डालते हैं, जैसे कि हमने चना डाल दिया, गेहूं डाल दिया, और काफ़ी चीज़ें, किशमिश होती है वो भी फूल जाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग इस तरीके से फुलाते हैं। उसके बाद में हम लोग दूसरा चित्र, एक और चित्र देखते हैं, वो क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसको भी देखिए। तो ये हमारे पास में कौन सी चीज़ है, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में रखा अंडा कुछ समय पश्चात सिकुड़ जाता है। अभी अंडे को हमने किस में डाला था, पानी में डाला तो अंडा फूल गया। अब हम लोग अंडे को किस में डाल रहे हैं, देखिए एक बार, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक के लवण में डाल दिया तो अंडा सिकुड़ गया, ठीक है। इसका कारण यह है कि अंडे के भीतर, अंडे के बाहर सांद्रण अधिक है। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन की ओर से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, अतः जल के अणु भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं, अतः अंडे के आयतन में कमी होती है, अर्थात यह सिकुड़ जाता है। और अब हम लोग देखेंगे अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है। तो अगली चीजें कौन सी देखने वाले हैं, अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है,
अर्ध परागम्य, अर्ध परागम्य झिल्ली। तो अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है, इसको देखते हैं। अर्ध परागम्य झिल्ली, सबसे पहले एक चित्र आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा है, इसको गौर से देखिए। इसमें बीच में जो पड़ी हुई है इसी को अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो इसको देखते हैं। बाह्य झिल्ली जिसमें विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं, बाह्य झिल्ली जिसमें जिससे विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं परंतु विलय के अणु आर पार नहीं होते, अर्ध परागम्य झिल्ली कहलाती है। जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं पर अर्ध परागम्य झिल्ली पाई जाती है। बकरे का मूत्राशय, अंडे की झिल्ली, किशमिश, अंगूर आदि के आवरण भी अर्ध परागम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करते हैं। नंबर 2 पे देखते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली के बारे में। फिनाल की परत जल और कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के मध्य होने पर अर्ध परागम्य झिल्ली का कार्य करती है। यह कैल्शियम नाइट्रेट को पार नहीं होने देती, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट फिनाल में अविलय है, जबकि जल को पार होने देती है क्योंकि फिनाल जल में विलय है। तो नंबर 3 पे देखते हैं। कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम फास्फेट तथा कॉपर फेरोसाइनाइड आदि की झिल्लियां भी अर्ध परागम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करती हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली सबसे अच्छी मानी जाती है और यह प्रायः इसी झिल्ली को प्रयुक्त करते हैं। अब हम लोग अगली चीज जो देखने वाले हैं वो हमने देखी कि झिल्ली के कितने प्रकार होते हैं, झिल्ली किस तरीके से कार्य करती है, चाहे वो बकरे की मूत्राशय हो या किसी भी प्रकार की झिल्ली हो, किशमिश की झिल्ली हो। अब हम लोग एक अगली चीज के ऊपर जाने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आगे न्यूमेरिकल भी अभी हमें करने हैं, उसके पहले हम लोग देखते हैं परासरण के प्रकार। तो अगली हेडिंग कौन सी डालते हैं, अगली हेडिंग कौन सी डालते हैं, परासरण, परासरण के प्रकार। तो परासरण के कितने प्रकार होते हैं, एक नंबर 1 पे आता है अंतः परासरण और नंबर 2 पे आता है बाह्य परासरण। तो नंबर 1 पे कौन सा परासरण आता है, अंतः परासरण, अंतः परासरण नंबर 1, और नंबर 2 पे आता है बाह्य, बाह्य परासरण। तो सबसे पहले देखते हैं अंतः परासरण क्या होता है, उसके बाद में बाह्य परासरण देखते हैं। तो अंतः परासरण की परिभाषा कहती, किशमिश को जल में डालने पर जल के अणु किशमिश की बाह्य परत से होकर किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं, किशमिश फूल जाती है। इस प्रकार से साबुत दाल, चना। तो क्या होता है अंतः परासरण, आपकी स्क्रीन पे जो थ्योरी आ गई इसको देखिए। कहता है जब हम लोग किशमिश, चने और गेहूं इत्यादि चीज़ों को या किसी प्रकार की दाल, साबुदाना आदि होता है, इसको पानी में डालते हैं तो ये फूल जाते हैं, ये अंतः परासरण का उदाहरण है। उसके बाद में हम लोग अगली परिभाषा जो है ना देखते हैं, बाह्य परासरण क्या कहता है। बाह्य परासरण की परिभाषा भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़िए क्या कहती है। तो बाह्य परासरण की परिभाषा कहती है, अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर अंगूर के अंदर से जल के अणु अंगूर की बाह्य परत को पार करके चीनी या नमक के घोल में चले जाते हैं तथा अंगूर सिकुड़ जाता है। ये हमारे पास में बाह्य परासरण का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अंतः परासरण देखा, बाह्य परासरण देखा। अंतः परासरण किस तरीके से कार्य करता है, बाह्य परासरण भी किस तरीके से काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग एक नई चीज, परासरण एवं विसरण में अंतर। क्या देखते हैं, परासरण एवं विसरण में अंतर। तो इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं यहाँ से। तो आगे आता है अंतः परासरण तथा बाह्य परासरण में अंतर, परासरण एवं विसरण में अंतर। ठीक है, परासरण, परासरण एवं विसरण में अंतर। तो परासरण और विसरण में अंतर किस प्रकार से देखते हैं। एक तरफ डालिए आप परासरण और दूसरी तरफ डालिए विसरण। तो एक तरफ क्या डालोगे, परासरण,
परासरण और दूसरी तरफ डालोगे विसरण। तो परासरण विसरण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग परासरण देखते हैं फिर विसरण देखेंगे। परासरण में अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करते हैं। वही विसरण में क्या होता है, विसरण में अणु अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करते हैं। आगे नंबर 2 पे देखते हैं, परासरण में विलायक के अणुओं का बाह्य अर्धपरागम झिल्ली द्वारा होता है, जबकि विसरण में अर्धपरागम झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती। तो परासरण में आगे नंबर 3 पे देखते हैं, इसमें केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर होता है। और विसरण में वही चीज देखते हैं, तो इसमें विलायक एवं विलय दोनों का प्रवाह अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर होता है। और फिर से नंबर 4 पे देखते हैं, परासरण केवल विलयनों में होता है, जबकि विसरण द्रवों विलयनों गैसों सभी में हो सकता है। और परासरण में फिर से देखते हैं, परासरण को विलयन पर अतिरिक्त दाब डालकर रोका या विपरीत किया जा सकता है, जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण को ना तो रोका जा सकता है और ना ही विपरीत किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा, परासरण के जितने भी नियम थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल तो हमारे पास में आपके लिए सबसे बेहतरीन प्यारे प्यारे सवाल हैं, इनका सही सही उत्तर देने का प्रयास करिए और देखते हैं भाई आप किस तरीके से क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं और किस कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी जानकारी आप सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आज की परासरण दाब की क्लास का है और इसको लगाने का प्रयास करिए। एक बार हमारे साथ पढ़िए उसके बाद लगाइए। मानव रक्त औसत परासरण दाब 37 डिग्री सेल्सियस पर 7.8 बार है। NaCl के जलीय विलयन की सांद्रता क्या होगी जिसका उपयोग रक्त प्रवाह में किया जा सकता है। तो हमारे पास में सूत्र, इसको हल करने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र की बात करते हैं तो पाई बराबर CRT होता है। यदि हमें क्या निकालना है, C निकालना है, तो C आगे ले आते हैं और उसके बाद में सूत्र को चेंज कर देते हैं, पाई ऊपर और RT नीचे। तो इस तरीके से हमारा सूत्र बन जाता है। और इसमें दिया क्या गया है, यहाँ पे पाई C हमें निकालना है। पाई का मान दे रखा है 7.8 और R का मान हमेशा ही होता है 800 नहीं, खाली 82 दे रखा है इसमें, वैसे तो 882 होता है 82। और T का मान दे रखा है 37 में हम लोग 273 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 310 आ जाता है। जब आप इसे हल करोगे तो आपके पास में क्या आता है, तो यहाँ से एक पॉइंट लगा है, यहाँ एक जीरो बढ़ाओगे, 1 2 3 के बाद में दशमलव लगा है तो 3 जीरो ऊपर बढ़ाओगे, 1 2 3 1 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कट रहा तो आप यहाँ से पूरी तरीके से काटोगे तो आंसर सीधा 0.31 मोल प्रति लीटर निकल के आ जाता है, ठीक है। इतना आंसर निकल के आ जाता है। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसके आगे का क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसको पढ़िए, इसको भी हल करने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन कहता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 3% विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। विलयन स्थिरांक बराबर दे रखा है 0.821 लीटर वायुमंडल केल्विन। मोल इनवर्स यूरिया का अणुभार 60 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या, परासरण दाब की गणना कीजिए। और परासरण का हमने अभी सूत्र क्या देखा है, तो इस सूत्र से भी इसे हल कर सकते हैं। परासरण को हम लोग P या पाई से दर्शाते तो हम लोग P से भी दर्शाते हैं और पाई से भी दर्शाते हैं। तो P बराबर इसका सूत्र होता है W का मतलब होता है M गुणे RT, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र से हम लोग इसे हल करने का प्रयास करते हैं। हमें P का मान निकालना है और विलय कितना दे रखा है, विलय यहाँ पे दे रखा है 30 और यहाँ पे 60 क्या है, विलायक है, ठीक है। यूरिया का अणुभार जो 60 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है 30% सेंटीग्रेड। और आगे हम लोग क्या करते हैं,
इस 30 में 273 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पे 303 के करीब आ जाता है। ठीक है, 303, यहाँ पे 3% दे रखा है तो 303 आ जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं, लग जाते हैं 0.0821 गुणे, और उसके बाद में आर हो गया, टी का मान, आर का मान इतना ही रहता है, हमेशा चेंज नहीं होता है, टी का मान बदलता रहता है। टी का मान यहाँ पे दे रखा है वो कितना है, 303 दे रखा है। इसको काटिए, 30 से कम 30, 30 दूना 60, इसको पूरी तरीके से जो काटोगे तो आपके सामने पी का मान निकल के आ जाता है 12.44 वायुमंडल निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको भी हल करने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप पढ़िए और हल करिए। क्वेश्चन कहता है 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 मिली जल में विलय किया गया, पराशर दाब की गणना कीजिए। R बराबर 0.821 लीटर वायुमंडल, इनवर्स वायुमंडल, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स, और सी का मान इतना दे रखा है, सी का मतलब 12 और एच 8 वो 16 दे रखा है। तो पराशर दाब की गणना करनी क्लास में। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।